आप सभी को नमस्कार। चलिए आज की क्लास में बात करेंगे मानसून के बारे में। मानसून सीधा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मानसून जो है इस वर्ड की जो उत्पत्ति वो कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरेबिक वर्ड से हुई है। अरेबिक वर्ड, अरबी भाषा के वर्ड से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? अरबी भाषा। और अरबी भाषा का जो वर्ड है, अरबी भाषा का कौन सा वर्ड है? मौसिम। अरबी भाषा का कौन सा वर्ड है? मौसिम। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। एग्जामिनर पूछ लेता है कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? अरबी भाषा के शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? मौसिम वर्ड से हुई है। मौसिम का मीनिंग क्या है? तो मौसिम वर्ड का मीनिंग है वेदर। वेदर, ठीक है। वेदर यानी मौसम या फिर सीजन यानी ऋतु, ठीक है। मानसून जो वर्ड है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मानसून जो वर्ड है कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। और इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के अरेबियन वर्ड मौसम से हुई है, और जिसका मीनिंग होता है वेदर, मौसम यानी ऋतु। भारत के क्लाइमेट के बारे में, भारत के मानसून के बारे में, भारत के वेदर के बारे में अल मसूदी ने बताया है। अल मसूदी अरब से था, ठीक है, अरब से था। इसने पाकिस्तान, इंडिया इन सब के क्लाइमेट के ऊपर स्टडी की और भारत के यहाँ पर वेदर के बारे में, मानसून के बारे में इसने बताया। किसने बताया भारत के मानसून के बारे में? अल मसूदी ने। अल मसूदी कहां से था? अरब से था। कहां से था? अरब से था। मौसम वर्ड की उत्पत्ति कौन सी भाषा के वर्ड से हुई? अरेबियन भाषा के। कौन से वर्ड से? मौसम वर्ड से। मौसम का मीनिंग क्या होता है? वेदर यानी मौसम या फिर ऋतु। क्लियर है यहां तक? चलो, अब उसके बाद में सीधा सा क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में कि मौसम जो है, मानसून जो है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? अरबी, हिंदी, स्पेनिश या आंग्ल? क्या आंसर हो जाएगा? अरबी भाषा। सीधा सा आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। चलिए, बात आती है स्टडी ऑफ वेदर। मौसम, ऋतु, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम या ऋतु के अध्ययन को क्या कह दिया जाता है? ऋतु या मौसम के अध्ययन को क्या बोल दिया जाता है? मेट्रियोलॉजी, ठीक है। मतलब मौसम का अध्ययन, किसी भी स्थान के मौसम के अध्ययन को क्या बोल दिया जाता है? मेट्रियोलॉजी कह दिया जाता है। सीधा सा कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब बात आती है कि मौसम किसे कहा जाता है, सीजन किसे कहेंगे, वेदर किसे कहेंगे? वेदर, देखिए, किसी भी एक स्थान के अंदर कोई भी एक एरिया ले लिया हमने, अब इस एरिया पर एक ही दिन के अंदर, एक ही दिन में टेम्परेचर हाई भी जाएगा और टेम्परेचर लो भी जाएगा। एक दिन का जो हाई टेम्परेचर है और एक दिन का जो लो टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसे बोलते हैं दैनिक तापांतरण। क्या बोलते हैं? दैनिक तापांतरण। डेली टेम्परेचर वेरिएशन, दैनिक तापांतरण, ठीक है। और इसी दैनिक तापांतरण को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। किसी भी स्थान के दैनिक तापांतरण को मौसम कहेंगे। ये डेली टेम्परेचर वेरिएशन, दैनिक तापांतरण को क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है, सीजन कहा जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म में होगा या लॉन्ग टर्म में होगा? शॉर्ट टर्म में। वेदर जो होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर होता है, अल्पकालिक अवधि के अंदर होता है। तो देखिए, किसी भी स्थान की कोई भी एरिया ले लिया हमने, किसी भी स्थान की अल्प अवधि, एक दिन की अवधि की एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहा जाता है? वहां का मौसम कहा जाता है। वायुमंडलीय दशा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को क्या बोल देते हैं? मौसम बोल देते हैं। दैनिक तापांतरण को, डेली टेम्परेचर वेरिएशन को क्या बोल दिया जाता है? मौसम बोल दिया जाता है। और किसी भी स्थान के मौसम के अध्ययन को क्या बोल दिया जाता है? मेट्रोलॉजी बोल दिया जाता है।
और वेदर जो है वो दैनिक तापांतरण कहलाता है, अल्पकालिक अवधि। आगे बढ़े, आगे बात आती है क्लाइमेट की, जलवायु यानी क्लाइमेट। और स्टडी ऑफ क्लाइमेट क्या कहा जाता है? क्लाइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाइमेट क्या कहा जाता है? क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान, किसी भी स्थान के जलवायु के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। किसी भी स्थान के जलवायु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जलवायु अध्ययन, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। बात आती है जलवायु किसे कहेंगे, क्लाइमेट किसे कहेंगे? क्लाइमेट यानी जलवायु किसे कहेंगे? देखिए, कोई भी एरिया हमने लिया, इस एरिया के हमने 32 वर्षों का मौसम का अनुपात निकाल लिया। कितने सालों का? 32 वर्षों का, 32 ईयर्स, 32 वर्षों का। किसका अनुपात? रेशियो ऑफ वेदर, 32 ईयर्स रेशियो ऑफ वेदर, ठीक है। मौसम का अनुपात निकाल लिया और किसी स्थान के 32 वर्षों के मौसम के अनुपात को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। तो 32 वर्ष अवधि छोटी है या बहुत बड़ी है? बड़ी है, लॉन्ग टर्म है, बड़ी अवधि। किसी स्थान के, किसी विशेष स्थान के मौसम की औसत दशा को, कितने सालों की औसत दशा को? 32 सालों की, यही मिलेगा। किसी स्थान के 32 वर्षों के मौसम के अनुपात को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है, जलवायु। किसी स्थान विशेष के मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। द एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस इज द कॉल्ड क्लाइमेट। कोई भी स्थान है, वहां का जो एवरेज है, किसका एवरेज है? वेदर का जो एवरेज है उसे क्या बोल देंगे? हम क्लाइमेट कहेंगे। कितने वर्षों का? 32 वर्षों का। और इसी को हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट की स्टडी को क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, भारत की जलवायु कैसी है? ठीक है, इंडियन क्लाइमेट की बात करें, भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है? तो हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकली, ठीक है, ट्रॉपिकली है यहाँ की जलवायु, ट्रॉपिकली है यानी यहाँ की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, गर्मी में गर्मी रहती है, सर्दी में यहाँ पर सर्दी रहती है। यदि जिक्र आता है हरियाणा के क्लाइमेट के बारे में कि हरियाणा का क्लाइमेट कैसा, हरियाणा का, अच्छा, उष्ण कटिबंधीय के साथ में इसको मानसूनी भी बोल दिया जाता है। या तो हम कहें उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या सिर्फ कहें मॉनसूनी, एक ही बात है। उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी बोला जाए या फिर मॉनसूनी बोला जाए, दोनों एक ही बात होंगी। ठीक है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की, ये तो भारत की है। ठीक है, हरियाणा की जलवायु कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीपीय है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीपीय है, कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल है मतलब स्थल जो है, हरियाणा जो लैंड पार्ट है वो समुद्र तल से दूरी है उसकी, समुद्र तल से दूरी के कारण से, हरियाणा की जलवायु कैसी मानी जाती है? आपकी महाद्वीपीय मानी जाती है, कॉन्टिनेंटल मानी जाती है, या फिर उपोष्ण महाद्वीपीय मानी जाती है, आर्द्र और आर्द्र के मध्य की मानी जाती है, मध्य की मानी जाती है। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ट्रॉपिकली मॉनसूनी क्लाइमेट है इंडिया का। ठीक है, भारत की मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, इंडियन जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत की जो मानसून है, भारत के अंदर जो बारिश होती है उसको कौन कौन इफेक्ट करता है? सीधा से पेपर में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इफेक्ट करता है हिमालय माउंटेन। इंडियन जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन इफेक्ट करता है? हिमालय माउंटेन, कौन? जेट स्ट्रीम, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय पेटी, इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन,
अंतराह उष्ण कटिबंधीय पेटी, सूर्य की उत्तरायण स्थिति नॉर्वर्ड सोलस्टिस, ठीक है, यानी सूर्य की उत्तरायण स्थिति, सनलाइट का नॉर्थ में आ जाना, सनलाइट का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ जाना, ये चारों कारक है जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। आगे चल के जानेंगे ये चारों के चारों भारतीय मानसून को प्रभावित क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, आगे चल के जानेंगे इन चारों के बारे में। क्लियर हुआ यहां तक? देखिए जैसे यहां पर इंडिया है, ठीक है, यहां पर माउंटेन है, हिमालय माउंटेन, तो जून जुलाई का जो महीना उससे पहले महीने में इंडिया के ऊपरी भाग में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तेज चलने वाली जो हवाएं हैं वो हिमालय से टकरा रही होती है और ये ऊपर नहीं जाएंगी जब तक यहां से वायु ऊपर नहीं उठेगी, बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। जैसे जैसे सनलाइट नॉर्थ वाले हिस्से में आएगी, यहाँ पर तापमान गर्म होगा, ये ऊपर उठ जाएंगे, हिमालय को पार कर जाएंगे। जेट स्ट्रीम एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत चौड़ी पट्टी के अंदर बहुत तेज चलने वाली तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है, यही इफेक्ट डालेंगे, समझेंगे आगे चल के। उसके बाद में देखिए निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया है एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम। इनमें से जो प्रभावित नहीं करता वो गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम अंध महासागर के अंदर ऊपरी हवाओं के अंदर गल्फ स्ट्रीम चलेगी, आपकी ठंडी हवा है। एल नीनो 4-5 साल के अंदर एल नीनो भारत की मानसून को प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम अभी हमने बताई, तिब्बत के पठार से टकरा करके मानसूनी पवनें चलती है, ये तीनों भी प्रभावित करते हैं। साथ में ये भी ऑप्शन में दे दिए जाए तो ये भी प्रभावित करेंगे भारत की जलवायु को, ठीक है। कौन प्रभावित नहीं कर रहा है? गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं कर रहा है। कैसे प्रभावित करते हैं इस चीज को हम जानते हैं। ये सारी चीजें भारत की मानसून को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे प्रभावित करेंगे, देखिएगा ये हमारा अर्थ है और यहां पर है 0 डिग्री, यहां पर है 23.5 डिग्री, यहां पर है 23.5 डिग्री और यहां पर एक बेल्ट है, इसको बोलते हैं ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन। और आपका इंडिया है इस एरिया के अंदर, यहां पर इस एरिया में आपका इंडिया है। अब इंडिया में जब सनलाइट पहुंचेगी किसी भी स्थान की तरफ, वायु चलने के लिए कंडीशन क्या होती है? किसी भी स्थान की तरफ वायु चलने के लिए जो वहां का एरिया है वहां पर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? और दूसरी तरफ कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? वायु हमेशा चलेगी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। और ऐसी कंडीशन बनेगी कब या बनेगी कैसे? ठीक है, देखिए जब आपकी सनलाइट है, यदि मैं बात करता हूं 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर के दिन सनलाइट जो है वो कहां पर चमकती है? 22 दिसंबर के दिन सनलाइट कहां चमकती है आपकी? कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समय बदलता है, 21 मार्च का समय आता है और 21 मार्च के दिन सनलाइट कहां पर आपकी सीधी चमकती है? इक्वेटर। जैसे जैसे सनलाइट नॉर्थ में आएंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो सनलाइट कहां आने लगती है? नॉर्थ में। और 21 जून के दिन आप जानते होंगे 21 जून के दिन सनलाइट कहां जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे जैसे सनलाइट यहां से नॉर्थ आएंगे जैसे जैसे मार्च के बाद, मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में तो कर्क रेखा के ऊपर सीधे पहुंच जाएंगे। तो इस एरिया में तापमान बढ़ेगा या घटेगा? तापमान बढ़ जाएगा तो यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी और इसकी जगह पर कहां से वायु जाएगी? ठंडे स्थान से। तो क्या ये कंडीशन बनी है मानसून आने की? मैंने बताया था यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। ये किसके कारण से हुआ है? सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण से। जैसे जैसे सनलाइट नॉर्थ में जाने लगी, 4th पॉइंट लिखा था ना आपने, सूर्य की उत्तरायण स्थिति, तो सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण से क्या होने लगा? सनलाइट जैसे जैसे नॉर्थ में आई तो जो सतल भाग था वहां का तापमान बढ़ गया और जो जलीय भाग था, क्योंकि सतल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है,
जो जलीय भाग था वहां का तापमान क्या था, कम हो गया, और यहां से वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, उसका स्थान लेने के लिए दूसरे स्थान से वायु आती रहेगी। तो ये ऐसा किसके कारण से हुआ, सूर्य के नॉर्थ में जाने। पहला कारण समझ में आया, इसी कारण से जैसे जैसे सूर्य नॉर्थ में जाता है तो यहां का जो एरिया है, ये जो बेल्ट है, ये 5 डिग्री से 5 डिग्री थी। जैसे जैसे सूर्य नॉर्थ में जाता है तो ये बेल्ट 10 डिग्री फैल जाती है, 10 से 10 डिग्री फैल जाएगी। 10 से कितना फैल जाएगी, 10 डिग्री। इसको बोलते हैं ITCZ में विस्तार, इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन जो है इसमें विस्तार हो जाएगा। और कोई भी चीज फैलेगी कब, जब उसके तापमान में फर्क पड़ेगा। पहले सनलाइट यहां चमक रही थी, यहां पर तापमान ज्यादा था, और अब इधर वाले एरिया में धीरे धीरे तापमान होने लगा तो ये बेल्ट क्या हो गई, फैल गई। अब तापमान में फर्क पड़ा तो इसके कारण से यहाँ की पवनें भी नॉर्थ की तरफ जाने। अब ये सब फर्क क्यों पड़ा, हिमालय कैसे प्रभावित करता है, देखिए। अब इस समय से पहले यदि हम बात करें, कुछ समय पहले जब सनलाइट मार्च के महीने में यहां पर चमक रही थी तो इंडिया के ऊपर हिमालय से टकरा करके यहां पर कुछ हवाएं थी इंडिया के इंडिया वाले भाग में, जिसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। और ये हवाएं लगातार हिमालय से टकरा रही थी, ये हिमालय को पार नहीं कर रही थी। ये हिमालय को पार कर कब करेंगी, जब हिमालय के ऊपर से चली जाएंगी। अब हिमालय से ऊपर से जाने के लिए इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ेगा। अब ऊपर कब उठेंगी, जो गर्म हवा होती है वो गर्म होकर के फैलती है जब तापमान बढ़ेगा। तापमान अभी नहीं बढ़ा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जैसे जैसे जून आती है तो इस एरिया का सनलाइट नॉर्थ में आने के कारण से तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण से धीरे 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 ये जेट स्ट्रीम ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठने के बाद में ये किसको पार कर जाएंगी, हिमालय को। जब तापमान बढ़ा, सूर्य नॉर्थ में आया, तो हिमालय जो जेट स्ट्रीम को रोके हुए था, जेट स्ट्रीम ने किसको पार कर लिया, हिमालय को पार कर लिया। अब पूरा एरिया ऊपर से खाली है, यहां से वायु ऊपर उठेगी, ऊपर बादल बनेगा, बढ़ जाएगा। जब तक ये जेट स्ट्रीम थी बादल नहीं बन पा रहा था, जेट स्ट्रीम थी बादल नहीं बन रहा। जब तक यहाँ की वायु ऊपर उठ करके नहीं जाएगी, यहां से ऊपर नहीं जाएगी, बादल नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगी। तो इसके लिए भी कौन प्रभावित था, जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम ऊपर चली गई, जेट स्ट्रीम को कौन रोके हुए था, हिमालय। तो दो कारक ये हुए, हिमालय और जेट स्ट्रीम। दो कारक कौन से हुए, जैसे सनलाइट नॉर्थ में आई, तो सनलाइट नॉर्थ में आई तो हिमालय की उत्तरायण स्थिति, और हिमालय की सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण से कौन फैल गया, ITCZ। क्या ये बात क्लियर हुई। अब यहां पर इस एरिया में पड़ेगा तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ऐसे ये क्षेत्र पड़ते हैं। इनसे मानसून टकरा करके आगे भी जाती है, वापस भी लौटती है। ये भी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रभावित करते हैं। क्या ये सब बातें समझ में आई है। चल आगे बढ़ते हैं फिर। मानसून, हाँ जी, एल नीनो या लाल। देखो, एल नीनो या लाल नीनो के बारे में जब हम जानते हैं तो विश्व स्तर पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये हमारा इस एरिया के अंदर यदि हम देखें तो इसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका। क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका। और इस एरिया को जब हम देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका। इस एरिया को देखें अफ्रीका, इस एरिया को देखें यूरोप, और यहां पर आपका एशिया, और इस एरिया में इंडिया, और यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर इस एरिया में एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है पेरू। क्या नाम है, पेरू। और पेरू के तट के ऊपर 4-5 साल के अंदर कुछ हवाएं चलती हैं, यहां से इकट्ठी होती है तापमान के कारण से। और ये हवाएं जो है यूं चलेंगी, यूं इस प्रकार से पेरू के तट से, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशन पड़ेगा, इसको पार करेंगे। आगे जब बढ़ रही है तो इससे आगे ये वाला हिस्सा ही है, यहां वाला हिस्सा, ठीक है। इसको पार करते हुए पेरू के तट से ये पवने जो है इसको पार करती हुई और आकर के इसी एरिया में यहां पर प्रभाव अपना दिखाती है। प्रशांत महासागर को पार करते कहां आती है, ये हिंद महासागर। प्रशांत महासागर को पार करते कहां आती है, हिंद महासागर। इसको बोलते हैं एल नीनो। क्या बोलते हैं, एल नीनो। और एक इसी समय पर एक और प्रभाव डालता है ला नीनो। उसका अलग से टॉपिक बनेगा आपका,
ठीक है। लेकिन जब ये धीरे धीरे यहां बढ़ती है तो ये किसकी तरफ बढ़ती है? प्रशांत महासागर को पार करते हुए हिंद महासागरीय भाग में, और ये आपके जो दक्षिणी भारत है वहां पर मानसून के ऊपर उसको प्रभाव डालती है, और यहाँ पर इसके कारण से तूफान वगैरह आ जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में कई बार तो ऐसा होता है, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर बहुत भारी बारिश होती है। क्लियर है? क्या ये भी प्रभावित कर रही है? कहां से चली है ये? साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से। कौन से तट से? पेरू तट से। पेरू तट से। इनको बोला जाता है बकरी का बच्चा। क्या बोला जाता है? बकरी का बच्चा। वहां की लैंग्वेज में इसको बालक के नाम से जाना जाता है, बच्चा, ठीक है, बेबी के नाम से। ये 3-4 साल में नहीं आती। हाँ, 4-5 साल में आती है। वहां की क्लाइमेट कंडीशन के कारण से ऐसी चीजें बनती है, उसको अलग से पढ़ेंगे, उस टॉपिक को अलग से ही पढ़ लेंगे। आगे चले, मानसून। अब जो मानसून है वो कितने टाइप का होता है? मानसून जो है वो कितने टाइप का होता है? हमने सीखा मानसून आने के लिए प्रभावी कारक क्या क्या होते हैं। तो भारत में जो मानसून आएगा वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस टाइम में आएगा। लेकिन इस टाइम को भी हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, इन 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? 1 जून से लेकर के भारत में शुरुआत हो जाती है 1 जून से बारिश होने की, और 15 सितंबर तक, 1 जून से 15 सितंबर तक एक हिस्सा बारिश करेगा, और 16 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक एक हिस्सा आपका बारिश करेगा। ठीक है। इस आधार पर मानसून को हम 2 भागों में बांट करके चलते हैं। एक को बोलते हैं मानसून का आगमन, और दूसरे को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। मतलब आता हुआ मानसून हो गया, कमिंग मानसून हो गया, अराइवल मानसून हो गया, या फिर रिटर्निंग मानसून हो गया, और विंटर मानसून हो गया। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया, या फिर साउथ वेस्ट मानसून। ये सब इसी के नाम है, ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है, और ये सब एक ही बात है। ठीक है, इनके नाम है, कोई भी आ जाएगा पेपर में इनमें से। यदि हम कहें मानसून का आगमन तो दूसरी तरफ क्या बोलेंगे? लौटता हुआ मानसून। एक तरफ कहे, सॉरी, मानसून का आगमन कहे तो दूसरी तरफ बोलेंगे मानसून का निर्वतन, विड्रॉल ऑफ मानसून, इसी के लैंग्वेज में। यदि मैं कहता हूं आता हुआ मानसून तो दूसरी तरफ कहता हूं लौटता हुआ मानसून। यदि मैं कहता हूं ग्रीष्मकालीन मानसून तो दूसरी को क्या बोलते हैं? शीतकालीन मानसून। यदि मैं कहता हूं साउथ वेस्ट मानसून तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। सब एक ही मतलब है, सब एक ही मतलब है। इसको मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट और इसको मैं बोल देता हूं नॉर्थ ईस्ट। ऐसे आ जाएगा, कोई भी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो मानसून कितने टाइप का हुआ? 2 टाइप का। एक कौन सा? साउथ वेस्ट। दूसरा कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। सभी नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इनको कॉपी में, कौन कौन से होते हैं मानसून। लिख लिया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मानसून का आगमन है, जब भी मानसून आता है, कब से कब तक? 1 जून से लेकर के और आपका 15 सितंबर तक। तो इसकी 2 ब्रांचेज है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, आते हुए मानसून की कितनी शाखाएं हैं? तो आते हुए मानसून की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। आते हुए मानसून की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। एक शाखा को बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागर की शाखा। कौन सी शाखा? अरब सागर की शाखा। दूसरे को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आते हुए मानसून की 2 शाखाएं हैं। एक कौन सी? अरब सागर की शाखा। दूसरी कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। जबकि लौटते हुए मानसून की एक ही शाखा है, इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है। अब भारत के अंदर 60% सॉरी 80% जो बारिश होती है, 80% जो बारिश होती है वो किससे होती है? आते हुए मानसून से।
और 20% जो बारिश होती है वो किससे होती है? लौटते हुए मानसून से। भारत में सबसे ज्यादा बारिश किससे होगी? साउथ वेस्ट मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून से। अब इसमें से जो आपकी अरब सागर की शाखा जो बारिश करती है, अरब सागर की शाखा जो बारिश करती है उससे होती है 60%, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा बारिश करती है उससे होती है आपकी 40%। कितनी होती है? 40%। चलिए आगे। अब जानते हैं भारत में मानसून के बारे में, कैसे मानसून आता है, कहां पर कितनी बारिश करता है, कारण क्या रहते हैं। जैसे जैसे सन नॉर्थ में आता है, जैसे जैसे सन नॉर्थ में आना शुरू करता है तो सनलाइट आ गई यहां पर, और इस एरिया में जैसे सनलाइट आ गई तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया हाई। यहाँ का कैसी कंडीशन हो गई? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। जबकि निचले हिस्से में टेम्परेचर आपका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, जिसके कारण से निचले हिस्से की वायु जो है ये नॉर्थ की तरफ आने लगती है। इस एरिया में यहाँ पर वायु आपकी बढ़ने लगती है, नॉर्थ वाले एरिया में आने लगती है। जब ये नॉर्थ वाले एरिया में वायु आएगी तो ये दो जगह टकराती है। यहाँ पर कुछ वायु तो इधर से चली जाएगी, कुछ वायु इधर से चली जाएगी, तो इसकी कितनी शाखाएं बन जाएंगी? 2 शाखाएं। इधर से जो आएगी उसको कौन सी शाखा बोलेंगे? अरब सागर की शाखा। इधर से जो आएगी उसको क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन सबसे पहले जो मानसून है वो इंडिया में इधर से आ रही है ये पहुंचने, तो सबसे पहले मानसून कहां पहुंचेगा? सबसे पहले मानसून कहां पहुंचेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पहुंचेगा, और यहां पर बारिश होगी 300 सेंटीमीटर। कितनी बारिश होगी? 300 सेंटीमीटर। ये मानसून आ रहा है तो उसको बोलते हैं आता हुआ मानसून। एग्जामिनर पूछता है आते हुए मानसून की सबसे पहले जो शाखा पहुंचती है वो कहां पहुंचती है? आता हुआ मानसून सबसे पहले बारिश कहां करता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में जो बारिश हो रही है उसको पानी कहां से मिल रहा है? बे ऑफ बंगाल से। कहां मिल रहा है? बे ऑफ बंगाल से पानी मिल रहा है। अब यही शाखाएं जब आगे आकर के पहुंचती हैं तो फिर ये अब लक्षद्वीप के ऊपर टकराती है। तो लक्षद्वीप वाली शाखा को, लक्षद्वीप में जो बारिश हो रही है वहां पर पानी कहां से मिल रहा है? अरब सागर से कहां से मिल रहा है? अरब सागर से मिल रहा है। अब यही 2 हिस्सों में, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, 2 हिस्से हो गए। अब सबसे पहले इधर वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे तो इस शाखा को क्या बोलेंगे? अरेबियन सी शाखा। कौन सी शाखा बोलेंगे? अरब सागर की शाखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर की शाखा के बारे में। तो ये पौने सबसे पहले अरब सागर में से होकर के और जाकर के कहां पर टकराई है? आपकी केरल में। 1 जून के दिन, 1 जून के दिन आपकी ये कहां पहुंच गई? आपकी केरल में पहुंच गई। 1 जून को मानसून कहां पर पहुंचा? आपका केरल में। और केरल का ये जो तट है, केरल वाला जो तट है, यहां पर केरल में जो प्लेन एरिया है, इस तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो अब ये माला जो बार तट है, मालाबार जो कोस्ट है, मालाबार जो कोस्ट है, अब ये मालाबार कोस्ट के ऊपर बारिश हुई 300 सेंटीमीटर। कितनी बारिश हुई? 300 सेंटीमीटर। किससे हुई है? अरेबियन सी की शाखा से। और जब मालाबार तट के ऊपर ये बारिश हुई तो मालाबार तट में केरला के अंदर इन लोगों ने इसी बारिश को एक नाम दे दिया। यहां पर इसको बोल दिया मैंगो शोवर। मैंगो शोवर, आम्रवृष्टि के नाम से इसको नाम दे दिया गया। मैंगो शोवर, आम्रवृष्टि। आम्रवृष्टि, आम्रवृष्टि कहां पर नाम दिया गया आते हुए मानसून को? केरल के अंदर। क्यों कहा गया? देखिए, इस समय पर जो आम के पौधे यहां पर थे, उन आम के पौधों के ऊपर कोर आया हुआ था और ये बारिश उसके लिए काफी फायदेमंद रहती है, तो इसको ये लोग क्या नाम देते हैं? आम्रवृष्टि का नाम देते हैं। और यहां पर केरल के अंदर ये बारिश होती है 300 सेंटीमीटर। केरल में यहां पर कितनी बारिश हुई है? 300 सेंटीमीटर के लगभग केरला के अंदर इसके कारण से बारिश होती है। क्लियर हुआ? अब धीरे धीरे ये वेस्टर्न घाट है, यहां पर इस बात को जरूर याद रखेंगे। अब ये पौने आगे बढ़ती है और ये 5 जून के दिन, कब? 5 जून के दिन, 5 जून के दिन, बेटा तो इसको
5 जून के दिन आप ये पौने पहुंची कहां पर, 5 जून को जाकर के कहां टकराई, कर्नाटक में। ठीक है, और कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है, कन्नड़। ठीक है, कर्नाटक वाले वो क्या बोलते हैं, कन्नड़ कोस्ट। और कर्नाटका में जैसे जैसे ऊपर जाएंगी पानी की मात्रा की कमी होती है, तो 250 सेंटीमीटर बारिश करती है यहाँ पर इस एरिया के अंदर। ये पौने कितनी बारिश कर रही है, 250 सेंटीमीटर बारिश कर रही है। अब कर्नाटका के अंदर जब ये 5 जून के अंदर 250 सेंटीमीटर की बारिश शुरू कर देती है, तो यहां पर स्थिति क्या होती है, कॉफी बहुत ज्यादा होती है, और कॉफी के लिए बारिश अच्छी होती है। तो ये लोग इसको कॉफी शोवर के नाम से जानते हैं, कॉफी शोवर। कॉफी शोवर के नाम से कहा जाना जाता है, कर्नाटका में कन्नड़ तट के ऊपर कॉफी शोवर। और साथ में यहां पर इसी को चेरी ब्लाजम के नाम से भी जाना जाता है, चेरी ब्लाजम। ठीक है, चेरी ब्लाजम। तो चेरी ब्लाजम कहाँ कहा जाता है, कर्नाटका में। कर्नाटका में इसी को क्या कहा जाता है, चेरी ब्लाजम कहा जाता है, चेरी ब्लाजम। ठीक है, बारिश कितनी हुई है, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, धीरे धीरे ये पौने और आगे बढ़ती हैं, और लगभग आपकी 10 जून के लगभग, हालांकि इससे पहले ही होती है ये, यहां पर पड़ेगा मुंबई। कौन पड़ेगा, मुंबई। ये पौने मुंबई में जब पहुंचती हैं, तो मुंबई एक आइलैंड के ऊपर स्थित है, और मुंबई में तो बारिश करती है ये 300 सेंटीमीटर। कितनी बारिश करती है, 300 सेंटीमीटर। जबकि ये काठियावाड़ तट की तरफ ये पूरा एरिया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोस्ट जो है, ये काठियावाड़ तट कहलाता है। ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया काठियावाड़ तट कहलाएगा। जब इस एरिया की तरफ ये पौने बढ़ने लगती हैं, ये पौने यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के लगभग बारिश करती है। मुंबई में बारिश कितनी हुई, 300। मुंबई में 300। काठियावाड़ तट, गुजरात और कन्नड़ तट के ऊपर बारिश कितनी हुई, 200 सेंटीमीटर यहां से बारिश हुई। क्या ये बात क्लियर हुई? यहां पर बारिश कितनी, 300, यहां पर 250, यहां पर है 200 सेंटीमीटर। जैसे जैसे ऊपर जा रही है पानी की कमी आ रही, बारिश की कमी आ रही। ये पानी कहां से ले रही है? अब यहां पर कुछ माउंटेन एरिया पड़ता है, यहां पर जैसे सतपुड़ा, यहां पर आपका विंध्याचल, और यहां से एक नदी नर्मदा, और यहां से एक नदी ताप्ती। अब जहां से ये वेस्टर्न घाट था, यहां पर तो माउंटेन था वेस्टर्न घाट, इसको पार नहीं कर पाती है पूरे तरीके से, इसको पार नहीं कर पाती। और इसको पार ना कर पाने के कारण से जो कटा फटा हिस्सा इनको मिलता है जहां से भी, वहीं से अंदर घुस जाती है। कौन से एरिया में घुस गई? ताप्ती वाले एरिया में। कौन से एरिया में घुस गई? नर्मदा वाले। नर्मदा और ताप्ती बेसिन के अंदर, ये अंदर की तरफ घुसने के बाद में 100 से 200 या 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश करती है, नर्मदा बेसिन में और ताप्ती बेसिन, महाराष्ट्र और एमपी के अंदर। जबकि इनकी एक शाखा, यहां से एक माउंटेन पड़ेगा, कौन सा माउंटेन? अरावली। इस इनकी एक जो शाखा इस अरावली माउंटेन के बिल्कुल पैरेलल जाने लगती है, इधर से अरावली माउंटेन के बिल्कुल समानांतर जाने लगती है। और राजस्थान के अंदर इनको कोई नहीं रोक पाता। हाँ, राजस्थान के अंदर इनको रोक नहीं पाते हैं, और यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से भी बहुत कम होती है। ठीक है, अब एग्जामिनर पूछता है क्या कारण है आतवा मानसून राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाता? क्यों? क्योंकि ये अरावली पर्वत के समानांतर, अरावली माउंटेन के पैरेलल होने के कारण से राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हो पाती, और ये लगातार बारिश करती रहती है जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक और सितंबर के महीने तक। क्या इधर वाला हिस्सा समझ में आया है? एक हिस्सा इसी के समय पर इधर से चल रहा था। अब जब ये हिस्सा यहां से चल रहा था, तो सबसे पहले कहां पहुंचा था? अंडमान। और अंडमान में कितनी बारिश की थी? 300 सेंटीमीटर में बारिश की थी। अब यहाँ पर इसकी फिजिकली स्ट्रक्चर ऐसी है कि तमिलनाडु से जाकर के नहीं टकरा पाती, और तमिलनाडु से न टकराने के कारण से जाकर के कहां पर टकराती हैं? आंध्र प्रदेश। आतवा मानसून कहां वर्षा नहीं करता? फिजिकली स्ट्रक्चर के कारण से, क्योंकि ये पौने यहां से तटों से टकरा करके अपनी डायरेक्शन के अंदर क्या कर लेती है? चेंज कर रही। और अब आंध्र प्रदेश के अंदर जो बारिश होती है वो आपकी लगभग 300 सेंटीमीटर के लगभग होती है। कितनी होती है?
300 सेंटीमीटर के लगभग होती है, 250 से 300 होती है। और फिर ये पवने कहां पर जाकर के टकराती हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और यहां पर भी ये कितनी बारिश करती हैं, 250 सेंटीमीटर तक ये बारिश करती है। लेकिन जब यही पवने वेस्ट बंगाल में पहुंचती हैं तो वेस्ट बंगाल के लोग चावल ज्यादा बोते हैं और ये चावल को काट चुके होते हैं, और चावल को काटने के बाद में एक त्योहार मनाते हैं। जब बारिश आ जाती है तो उसको बोलते हैं काल बैसाखी। क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। तो काल बैसाखी कहां पर कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी कहां कहा जाता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसे ही काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल। काल बैसाखी कहां पर है, वेस्ट बंगाल। अब इधर से कुछ पवने तो इधर वाले एरिया में घुस जाएंगी और कुछ पवने इधर वाले एरिया में, जहां से गंगा नदी बह रही है उस एरिया से एंट्री करेंगे। अब जो इधर वाले एरिया में पहुंचती हैं वो मेघालय वगैरह इन एरिया में जब पहुंचेंगी तो मेघालय के अंदर एक स्थान पड़ता है मासिनराम। मेघालय में कौन सा स्थान है, मासिनराम। यहां पर लगातार बारिश होती रहती है और औसतन बारिश यहां पर होती है 1188 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। विश्व की सबसे अधिक बारिश यही होगी मासिनराम में। ठीक, ये मेघालय में है। देखो यहाँ पर 3 पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है गारो, ठीक है, उससे ऊपर जाओगे खासी, इधर की तरफ जयंतिया। अब इस खासी पहाड़ी के ऊपर एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ। यहाँ पर जो स्थान था इसका नाम था चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी में बारिश ज्यादा होती थी, अब धीरे धीरे इसकी बारिश कहां पर ज्यादा हो रही है, मासिनराम। पहले चेरापूंजी में, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब कहां होती है, मासिनराम। ठीक है, तो मासिनराम में कितनी बारिश होती है, 1188। ये विश्व का सबसे आर्द्र स्थान भी है, ह्यूमिड एरिया ऑफ वर्ल्ड कौन है, मासिनराम। जबकि कम बारिश कहां पर हुई, इधर वाले क्षेत्र में, जैसलमेर में। कहां पर हुई, जैसलमेर में। जबकि यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है द्रास। इन दोनों स्थान में तो बर्फ पड़ जाएगी। द्रास वाले एरिया में तो बर्फ पड़ती है, बारिश नहीं हो पाई, और जैसलमेर में वैसे ही बारिश कम होती है। आपके फ्रिज के अंदर जैसे जैसे आप फ्रिज चालू रखोगे, तापमान कम रहेगा तो जो पानी है वो भी बर्फ में बदल जाता है। बारिश गिरने लगी, तापमान के कम के कारण बारिश की बूंदे तापमान कम होने के कारण से बर्फ में बदल जाती है, बारिश होती ही नहीं वहां पर। क्लियर हुआ, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब ये लगातार ऐसे ही बारिश होती है, और उत्तरी भारत में जो गंगा की तरफ से जो पानी आ रहा था, ये 100 से 200 सेंटीमीटर उत्तरी भारत के अंदर बारिश करती है, जो धारा यहां से आई थी। और हरियाणा में यही पवने हरियाणा के किस भाग से पहुंचेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा। हरियाणा के 2 भाग, हरियाणा का पूर्वी भाग और हरियाणा का पश्चिमी भाग। ठीक है, हरियाणा के 2 भाग। इधर से जब आप देखोगे तो ये कौन सी शाखा आई, बंगाल की खाड़ी। और हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, इधर से कौन सी शाखा आई है। ठीक है, तो हरियाणा को 2 भागों में बांटे तो हरियाणा के पूर्वी भाग में तो बारिश ज्यादा होगी और हरियाणा के पश्चिमी भाग में बारिश से कम होगी। क्योंकि जब पूर्वी भाग में जो पवने आपकी आई, यहाँ पर पूर्वी भाग के अंदर जो आपकी पवने आई, उन्होंने यहाँ पर 2 पहाड़ी क्षेत्र देखे हरियाणा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका शिवालिक पहाड़ी, और ये शिवालिक से जाकर के टकराई तो हरियाणा के अंदर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन 3 जिलों में बारिश ज्यादा हुई। ठीक है, यहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर तक चली जाती है, 200 सेंटीमीटर तक। लेकिन जो पश्चिमी भाग से जो पवने आई, इनको रोकने वाला कोई था ही नहीं। इनको कोई रोक लेता तो यहाँ पर बारिश कर देती, इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर बारिश से नहीं हो पाती। हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, पश्चिमी भाग के अंदर। हरियाणा में कहां पर बारिश ज्यादा होती है, कौन से क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भाग के अंदर, शिवालिक पहाड़ी के ऊपर, या फिर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिले में। और यहाँ पर एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है छेछरौली। इसे क्या बोलेंगे, हरियाणा का चेरापूंजी। यहाँ पर बारिश से ज्यादा, किसके कारण से बारिश ज्यादा हुई है इस एरिया में, आते हुए मानसून के, आते हुए मानसून। पूर्वी भाग में कौन से, पूर्वी भाग में बंगाल है, पश्चिमी भाग में कौन सी, अरब सागर की शाखा यहाँ पर बारिश करती। क्या ये चीजें समझ में आई है।
लगातार ये समय चलता रहा, लगातार ऐसा होता रहा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब कंडीशन क्या हुई कि इस एरिया में कुछ हवाएं चलती हैं। यहां पर यदि हम देखें तो ये 30 डिग्री और यहां पर यदि हम देखें तो 35 डिग्री एक बेल्ट है हमारी। इस बेल्ट को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट, उपोष्ण पेटी। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल बेल्ट। इस सब ट्रॉपिकल बेल्ट में यहां पर कुछ तो विंड चलती है यूं, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड। वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, व्यापारिक पवने बोलते हैं, पूर्वा पवने बोलते हैं। लेकिन इससे ऊपर की तरफ यहां पर, इससे ऊपर की तरफ यहां पर जो विंड चलती है इसको बोलते हैं वेस्टर्न विंड। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न विंड। पछुआ पवने चलती है, इसको पछुआ पवने बोलते हैं, पछुआ पवने। अब ये पछुआ पवनों के संपर्क में जब ये पवने आती हैं तो यहां पर एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कौन सी कंडीशन बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से जब पवने वापस इधर की तरफ आती हैं तो ये इन्हीं पवनों से सर्दियों में उत्तरी भारत में बारिश होती है। सर्दियों में किसके कारण से उत्तरी भारत में बारिश होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हेडिंग में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उत्तरी भारत में सर्दियों में सबसे ज्यादा वर्षा कौन करता है? पश्चिमी विक्षोभ करता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से उत्तरी भारत में सर्दियों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहां कहां बारिश हुई? पंजाब में, हरियाणा के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, असम के अंदर, इन सभी में जो बारिश हुई वो किसके कारण से हुई है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। कब हुई है? सर्दियों में हुई है, सर्दियों में। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से सर्दियों में उत्तरी भारत में जो बारिश हुई है उसको बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट। तो मावट क्या है? मावट क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में उत्तरी भारत में होने वाली वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में उत्तरी भारत में होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है? मावट बोला जाता है। क्लियर है? हाँ, ठीक है, ये तो हो गया मावट। अब स्थिति होती है ये पवने वापस लौटने की। अब ये वापस पवने कैसे लौटे? अब सर्दियों में अब भी जो कल परसों जो बारिश होगी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से होगी, कल परसों भी। ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है? सनलाइट जो आपकी पहले यहां पर चमक रही थी, सनलाइट जो 21 जून के दिन आपकी यहां पर चमक रही थी, धीरे धीरे सनलाइट 23 सितंबर तक इक्वेटर लाइन के ऊपर चली जाती है। 23 सितंबर के दिन सनलाइट कहां चली जाती है? इक्वेटर। और धीरे धीरे सनलाइट नीचे जाएगी। पहले तो सनलाइट ऊपर आ रही थी, यहां पर तापमान ज्यादा था, अब सनलाइट धीरे धीरे क्या हुई है? नीचे। जब सितंबर का समय हो गया तो यहां पर अब इसके बाद भी नीचे जाएगी, तो यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई या लो? लो टेम्परेचर। ठीक है। और निचले हिस्से में हाई। जबकि अब इस लो टेम्परेचर के कारण से ये सारी पवने, ऊपरी भाग में भी लो टेम्परेचर है, यहां की पवने, सारी पवने यूं मुड़ेंगी इस तरफ, साउथ एरिया की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे? साउथ एरिया की तरफ यूं जाएंगे, निचले हिस्से में। निचले हिस्से में क्यों जाएंगे? क्योंकि इधर वाले एरिया में हाई टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है? और इस पूरे एरिया के अंदर कैसा टेम्परेचर है? और विंड किस टेम्परेचर से? लो टेम्परेचर से हाई की तरफ चलते हैं। लेकिन इनके पास में ऐसा कोई वाटर सोर्स नहीं है यहां पर जिससे ये पानी उठा सके, क्योंकि ऊपरी भाग में पामीर का पठार है, इधर तिब्बत का पठार है, उधर की तरफ हवेंगशांग, त्यांगशांग माउंटेन है, कई सारे। उन माउंटेन से होकर के जब ये विंड आती है तो यहाँ पर नॉर्दर्न एशिया में, यूरोप वाले हिस्से में यहाँ पर कोई जलीय बड़ा भाग नहीं है जहां से ये पानी ले सकती। अब पानी नहीं मिला तो क्या ये बारिश कर पाएंगे? बारिश से नहीं कर पाएंगे। अब जाकर के ये किसके ऊपर से गुजरते हैं? बे ऑफ बंगाल। अब बंगाल की खाड़ी से इनको पानी मिल गया। बंगाल की खाड़ी से जब इनको पानी मिल गया तो ये सीधी जाकर के किससे टकराती हैं? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु के अंदर ये भारी बारिश करती है सर्दियों में। इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ मानसून सर्दियों की सबसे ज्यादा बारिश कहां करता है? तमिलनाडु में, कोरोमंडल तट पर।
300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर बारिश कहां की? तमिलनाडु में। कौन से तट के ऊपर की? कोरोमंडल तट के ऊपर। ठीक है, कोरोमंडल तट के ऊपर लौटता हुआ मानसून सर्दियों की सबसे ज्यादा बारिश करता है। समझ आया है? चलो, ये हुआ मानसून। कुछ क्वेश्चन यहां पर दे दिए गए। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। कब होगा? 1 जून के लगभग। उसके बाद ठीक है ना, और इन दोनों में इकट्ठा हो ही जाएगा। इन सब में सबसे पहले कहां पर है? केरल के। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। गर्मियों में जो आपका मानसून आएगा उसकी डायरेक्शन बताइएगा, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोला जाता है? साउथ वेस्ट मानसून। क्या है? दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कहां है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर। भारतीय उपमहाद्वीप पर, भारतीय सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे देश। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब, मतलब लैंड पार्ट जो है हाई टेम्परेचर, और जो पानी वाला हिस्सा है वो लो टेम्परेचर, और जहां पर हाई टेम्परेचर लैंड पार्ट में वहां पर लो प्रेशर। हिंद महासागर से वायु आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है। जब भारत वाले हिस्से में, लैंड वाले हिस्से में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो, ठीक है, जबकि महासागरीय भाग के अंदर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो। ये भारत में कंडीशन है और ये आपकी महासागरों में कंडीशन है। बात समझ रहे हैं? उसको आता हुआ मानसून का हमने नाम दिया था उस समय पर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, व्यापारिक पवने या पश्चिमी हवाएं, क्या कहा जाता है? साउथ वेस्टर्न मानसून। याद आया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हो जाएगा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा, ड्राई एरिया। ड्राई एरिया कौन सा है इनमें से? ठीक है, ड्राईएस्ट कौन सा? लेह। लेह। और लेह में भी कौन सा है? लेह में भी कौन सा स्थान है? द्रास, जहां पर सबसे कम बारिश होती है, जहां पर सबसे कम बारिश होती है। इनमें से सबसे ज्यादा बारिश कहां हो रही है? मुंबई। 300 सेंटीमीटर बारिश मुंबई के अंदर हो रही है। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार पर रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। मतलब जनवरी के महीने में भारत का तापमान कितना रहता है, ठंड के महीने में भारत का तापमान कितना रहता है, ऐसा पूछा गया है। 21 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री। देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा का सर्दी में जो तापमान रहता है वो 12 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है, और गर्मी में जो तापमान रहता है वो 35 डिग्री रहता है। लेकिन ये कहाँ का है? हरियाणा का। और हरियाणा जो है यदि आप देखेंगे तो कर्क रेखा से उत्तर में है। कर्क रेखा से कहां पर है? उत्तर में, नॉर्थ में है, यहां पर। ये यहां का तापमान है। लेकिन इसने तो पूरे एरिया का तापमान पूछा है, तो पूरे एरिया का जो तापमान रहेगा वो कितना रहेगा? 15 डिग्री से ज्यादा, 15 से 18 डिग्री रहता है। अब आपको पता होगा जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उनका तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब गर्मी में 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है और सर्दी में 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर है? जबकि जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनका तापमान 7 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। अब इन्होंने कहा है कि बताइएगा उष्ण भी है और उपोष्ण भी है। ठीक है, तो उपोष्ण का तापमान ये है और उष्ण का तापमान ये है, और इनका एवरेज तापमान देखिएगा क्या हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15।
क्लियर हो गया? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग को सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? मतलब एक दिन में तापमान सबसे ज्यादा जाए और एक दिन में तापमान सबसे कम जाए। दैनिक तापमान, दिन में ज्यादा गर्मी और रात में ज्यादा ठंड होगा, उसको बोलते हैं दैनिक तापांतरण। क्लियर है ना? मैंने बताया था दैनिक तापांतरण कहां पर? राजस्थान। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर दिन में अधिक गर्मी, रात के समय पर अधिक ठंड। क्यों? क्योंकि वहां पर रेत है, रेत जल्दी ठंडा जल्दी गर्म हो जाता है। क्लियर है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, मौसम जो बदल रहा है उसको किस चीज को इंगित करता है? सतलता समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं, तापमान की एक समानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन, भारत के अंदर जो मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, ये कौन शो करेगा? सतल और समुद्र का विभेदी तापमान, जो हवाएं चलेंगी एक तरफ लो टेम्परेचर एक तरफ हाई टेम्परेचर, और सतल में और समुद्र के तापमान में क्या होता है? फर्क। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मतलब तमिलनाडु के अंदर बारिश जो होगी वो किस समय पर होगी? ठीक है, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर। सर्दियों का महीना नवंबर दिसंबर। कितनी बारिश होगी? 300 सेंटीमीटर। कौन बारिश करेगा? लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में कोरोमंडल के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश कर। ये सारे वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सोल्व हो रहे हैं। मानसून निर्वतन इंगित होता है। मानसून निर्वतन किसे बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। लिखे थे ना अपने सारे नाम, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये किससे इंगित होता है? ठीक है, साफ आकाश से, यानी मानसून लौटेगा, लौटता हुआ मानसून होगा, आसमान साफ होगा। क्या? बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, यानी बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है, ऐसी कंडीशन है होगी क्या? या फिर सतल के तापमान के बढ़ने से, किससे? क्या सतल का तापमान बढ़ेगा? क्या सतल का तापमान, सर्दियों में सतल का तापमान बढ़ेगा? सनलाइट तो यहां पर है इस एरिया में, तो यहां का तापमान तो ज्यादा होगा। फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? सेकंड तो है, क्या थर्ड होगा? थर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता लग गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन। आपको पता है ITCZ पृथ्वी के मध्य यहां पर, ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। निम्न यानी यहां पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, पता होगा ना, वायुदाब पेटियां पड़ी होंगी तो। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है भूमध्य रेखा पर, ध्रुव के समीप क्षेत्र में, यानी यहां पर, या फिर व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में। व्यापारिक पवनों का जो क्षेत्र है वो यहां है, 30 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री, 30 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में ट्रेड विंड चलती है यहां पर इस एरिया में, या फिर पछुआ और ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ दोनों तरफ हो जाएगी। उसके बाद में भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु किस प्रकार की? आपने पढ़ा था भारत की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल मॉनसूनी। कैसी है? ट्रॉपिकल मॉनसूनी। यहां पर जो बारिश होती है वो किसके कारण से होती है? मानसून के कारण से। तो कहता है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, या फिर वर्ष भर लगातार वर्षा। क्या भारत के अंदर वर्ष भर लगातार बारिश होती है? नहीं होती। पवनों की दिशा में परिवर्तन, या फिर ग्रीष्म और शीतकालीन पर्वों का प्रभावी होना। कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म व शीतकालीन पवनों का प्रभावित होना। ग्रीष्मकाल में प्रभावी होती है तो आता हुआ मानसून, शीतकाल में प्रभावित होती है तो लौटता हुआ। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था?
अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमी, इबन अल मसूदी। कई बार आता है। अल बरूनी कहां का नागरिक था? ये तो अरब का था, ठीक है। अल बरूनी सुना है? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। कहां का नागरिक था? उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान। और इस अल बरूनी ने भारत के अंदर भ्रमण किया था, अलग अलग एरिया में उन्होंने सारी चीजें लिखे थे। अल बरूनी, अल बरूनी, ठीक है। और इनकी किताब थी, याद होगी आपको, कौन सी? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। उज्बेकिस्तान से आता, इसने किताब लिखी थी, कई बार आती पेपर में। निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता, बहुत बढ़िया। अमृतसर की अपेक्षा, अब ढूंढो अमृतसर कहां है? पंजाब में। पंजाब की कंडीशन देख लेना, तापमान की, वर्षा की। निम्न अक्षांश पर, निम्न अक्षांश कौन से होंगे? लो, जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये लो होंगे, निम्न लैटिट्यूड होंगे, लो अक्षांश होंगे। स्थित होने के बावजूद, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। शिमला अधिक ठंडा है, मतलब क्या है? देखिए, अमृतसर जो है, यहां से इधर से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर बढ़ेंगे तो, ऊपर जाएंगे तो ज्यादा, नीचे जाएंगे तो। ये कह रहा है शिमला नीचे है। शिमला क्या है? नीचे है। अमृतसर क्या है? ऊपर है, ठीक है। और जो नीचे आ जाएगा, सनलाइट की तरफ जाएगा, उसका तापमान ज्यादा होना चाहिए। ये कह रहा है यहां का फिर भी शिमला का तापमान ज्यादा है, शिमला का तापमान कम है, लेकिन तापमान होना कैसा चाहिए था? ज्यादा। और ज्यादा तापमान किसका है? अमृतसर का। जो दूर जाएगा उसका तापमान कम होना चाहिए, जो नजदीक आए उसका तापमान कम होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर तो उल्टा, शिमला का तापमान कम है, अमृतसर का तापमान ही ज्यादा। ऐसा क्यों है? ठीक है। शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, यह उच्च तुंगता पर निर्भर है, शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो दो बातें समझो। यदि मैं पहले, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, ये तो ठीक है, बर्फबारी अधिक होती है। लेकिन एक और बात समझना, एक तो होता है प्लेन एरिया, एक होता है माउंटेन एरिया। यदि हम प्लेन एरिया में दाब और दबाव के बारे में बात करें, ताप के बारे में, तो प्लेन एरिया के अंदर जहां पर लो टेम्परेचर होता है वहां पर हाई प्रेशर, और जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर लो। जबकि माउंटेन एरिया के अंदर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर के साथ में ही लो प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर के साथ में ही लो प्रेशर होता है ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। यहां से अलग बात हो गई, ठीक है। यहां पर प्लेन एरिया था, प्लेन एरिया था, यहां पर हम जा रहे थे क्षैतिज। कहां जा रहे थे? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंडीशन के अंदर ताप और दबाव एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली, ताप और दबाव एक दूसरे के सीधा संबंध होता है। यहां पर हाई टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा, लेकिन जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो ऊंचाई पर जाने के बाद में ताप में कमी आती है या वृद्धि होती है? कमी आएगी। और जब लो टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा। दूसरी लाइन पर जाना, शिमला में वायुदाब अधिक है, शिमला में वायुदाब अधिक है, कैसा है? लो प्रेशर। ये कथन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, हिमपात मतलब बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है, ठीक है, बर्फ गिरती है, तापमान कम रहेगा। क्लियर हुआ? बारिश, बर्फ गिरेगी वहां पर बारिश से कम होगी। उच्च तुंगता है मतलब टेम्परेचर हाई और लो में फर्क ज्यादा है, नहीं। क्लियर है? इट इज द हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सॉरी, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर, ऊंचाई बस नहीं, पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन सही। क्लियर? निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? दक्षिणी पश्चिमी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट।
ग्रीष्म कालीन आता हुआ मानसून। आता हुआ मानसून गर्मियों में कौन से राज्य में बारिश नहीं कर पाता? कौन से राज्य में नहीं करता? तमिलनाडु में नहीं करता। क्लियर है ना? कहां पर कम बारिश करता है? राजस्थान में। कहां पर बारिश ही नहीं होती? तमिलनाडु में। सर्दियों में बारिश होती है तमिलनाडु के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है सर्दियों में तमिलनाडु में कौन बारिश करता है? पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में बारिश करता है, तमिलनाडु में नहीं। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सभी में। ठीक है। तमिलनाडु में शीतकाल में कोरोमंडल तट पर शीतकाल में लौटता हुआ मानसून, सबसे ज्यादा मानसून, लौटता हुआ मानसून नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी विंटर मानसून का निर्वतन अराइवल मानसून कौन है? नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मानसून। सी उत्तर पूर्वी मानसून पढ़ाते थे लास्ट लाइन में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? सबसे पहले कहां आता है? केरल में। वैसे ऑप्शन अंडमान निकोबार होता तो ठीक है, नहीं तो फिर केरल के अंदर। ठीक है, केरला में। उसके बाद में देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? कहां पर? मध्य प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में। कहां पर बारिश होती है? कहां पर ये दोनों आकर मिलेंगे? ठीक है, पंजाब में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। कहां पर होती है? सॉरी, एमपी में। ठीक है, एमपी में। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझावत निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर, नॉरिस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। जैसे मैंने बताया ना काल बैसाखी, ऐसे नामों से जानते हैं। तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनमें किस नाम से जानते हैं? ठीक है, नॉर्वेस्टर्स, काल बैसाखी, नॉरिस्टर्स। ठीक है, नॉर्वेस्टर। उसके बाद में भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, मतलब तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान शीतकालीन वर्षा का कारण है, सर्दियों में बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भाग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके कारण से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। लैंग्वेज समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद में भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है, हिमालयन क्षेत्र में, मेघालय में। मध्य प्रदेश था बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा था पंजाब, आंध्र प्रदेश था विदर्भ। पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र और मेघालय। पश्चिमी घाट 300, 250, 200, हिमालयन क्षेत्र 200 से, ठीक है, मेघालय 1188, मासिंडा, इन सभी क्षेत्र के अंदर होती है। उसके बाद में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, कौन सा है? मानसिंहग्राम। ठीक है, मानसिंहग्राम लिख रखा है, जो भी है देख लेना। उसके बाद में भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम बताओ। सबसे अधिक बारिश कहां होगी, सबसे कम बारिश कहां होगी? मेघालय था राजस्थान, मेघालय और राजस्थान में बारिश कम और ज्यादा। मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि, ठीक है, इन दोनों में ज्यादा बारिश होती है। क्या कारण है? यह निम्न दाब रहता है, यहाँ निम्न दाब रहता है, लो प्रेशर रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियां कीप किया करती की है। तो क्या कारण है? बादल अंदर की तरफ गया,
बादल को बाहर नहीं निकलने देंगे। ये यहाँ की पहाड़ियां कीप किया करती की है, ठीक है। कहाँ थी? यहाँ निम्न दाब रहता, निम्न दाब रहता, ठीक है, निम्न दाब रहता, वो टेम्परेचर कम है, लो प्रेशर लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ये बात तो ठीक है, ये तो रहता है। लेकिन बारिश होने का, ज्यादा बारिश होने का कारण क्या है? यहाँ पर बारिश तो सब जगह हो रही है, क्या कारण रहता है? देखिए कारण ये है, बादल आया यहां से बादल है, एक पहाड़ी यहाँ, एक पहाड़ी यहाँ, एक पहाड़ी यहाँ, ये बादल इसके अंदर घुस गया। अब आगे कहा जाएगा? ना तो इधर रास्ता, ना इधर रास्ता, ना आगे रास्ता। यहां पर इन पहाड़ियों की शेप है कीप शेप, ठीक है, जिसके कारण से बादल इसमें से नहीं निकल पाता, सारा पानी यहीं गिराना पड़ेगा इस बादल को। मासिनराम के निकट ही है, मासिनराम और चेरापूंजी 6 किलोमीटर का फर्क है। तो अभी पहाड़ी वैसी क्षेत्र है, कंडीशन वैसी है, बस अब कोई एरिया में ज्यादा बारिश हो जाए, कोई में कम हो जाए। इन दोनों क्षेत्रों पर बारिश ज्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों की शेप कीप की शेप है, ठीक है। अब वो क्या स्थिति है, अब कोई बादल यहां से आए, डायरेक्शन में थोड़ा सा हल्का सा फर्क हो सकता है। देखो यदि एक सर्वे के अनुसार बताएं तो पृथ्वी जिस गति से घूम रही थी उसमें हल्का सा फर्क पड़ा है गार्ज 3 आपका डैम बनाने के कारण से। जब आप लोकेशन ढूंढेंगे तो जब से लोकेशन मैप बनाया गया अब तक लोकेशन के मैप के अनुसार आपकी डायरेक्शन में अर्थ पर थोड़ा सा फर्क पड़ा, बदलाव आता है। कई सारी भौगोलिक दशाएं होती है उनके कारण से, दोनों इकट्ठे। गार्ज 3 चाइना में विश्व का सबसे ऊंचा डैम है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का क्या कारण है? दिल्ली के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है, क्या कारण है दिल्ली में टेम्परेचर हाई है? अल्प वर्षा है, क्या वर्षा कम होती है? कर्क रेखा के निकट है, या मरुस्थल से निकटता है, या समुद्र से अधिक दूरी? क्या कारण रहेगा? मरुस्थल से निकटता है तो फिर हरियाणा में भी तापमान अधिक होना चाहिए था, ठीक है। यहां पर किसी भी स्थान पर अधिक तापमान, तापांतरण मतलब तापांतरण, ताप कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। तापांतरण में फर्क होता है समुद्र से दूरी के कारण से, समुद्र से दूरी के कारण से किसी भी स्थान के ताप में अंतर आएगा। क्या क्या कारण होते हैं किसी भी स्थान के ताप कम या ज्यादा होता है? उनमें पहला ही कारण होता है समुद्र तल से दूरी, पहला ही कारण क्या होता है? समुद्र तल से दूरी। और कारण होता है उच्चावच, और क्या कारण होता है? उच्चावच, कंटूर के कारण से। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? फिर से आ गया, पूर्वी तटीय, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र, अंडमान या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? सर्दियों में बारिश होती है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। निम्न में से किस स्थान का सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? कहां होगी, कहां होगी, कहां होगी, ठीक है, कहां होगी? लेह, फिर जैसलमेर, ठीक है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, यानी भारत विषुवत रेखा के निकट होता, जीरो के निकट होता, यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप और कम वर्षा, अधिक ताप और अधिक वर्षा, कम ताप और कम वर्षा, कम ताप और अधिक वर्षा? भूमध्य रेखा के पास वर्ष भर अधिक तापमान रहता और अधिक वर्षा होती है, तो यहां पर भी क्या होता? टेम्परेचर हाई होता और रेनफॉल हाई होता। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? ठीक है, लौटते हुए मानसून के कारण से होती है। क्वेश्चन वही आएंगे घूम फिर करके, चीजें ही वही है, समझ में आ गया? चलो मानसून खत्म मेरी तरफ से, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए